मैं राजेश शर्मा और 7 इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे चूँकि आज 5वें चरण का लोकसभा का चुनाव है और मैं बता दूं कि चूँकि 8 राज्यों में आज चुनाव है। आज मैं बात करता हूं महाराष्ट्र और उड़ीसा की, क्योंकि महाराष्ट्र और उड़ीसा दोनों में बीजेपी की स्थिति चूँकि 2014 में भी मजबूत थी और 2019 में मजबूत थी। हालांकि महाराष्ट्र में हाईएस्ट था। तो मैं बता दूं कि चूँकि महाराष्ट्र की आज जो है 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहा है और अगर उड़ीसा की बात करूं तो उड़ीसा की 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। इस बार चूंकि लगातार 10 साल से जब हम महाराष्ट्र की बात करते हैं, क्योंकि जब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे यानी शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन होता है तो तब तक बीजेपी वहां सबसे बड़ी पार्टी के रूप में, तो ये गठबंधन है बीजेपी और शिवसेना का, ये गठबंधन वहां सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार महाराष्ट्र में शिवसेना अलग है और बीजेपी अलग है। हालांकि शिवसेना है लेकिन उद्धव ठाकरे जो चेहरा थे शिवसेना के वो शिवसेना नहीं है। चूँकि एकनाथ शिंदे जो पहले जो विधायक हुआ करते थे, जो मंत्री होते थे कैबिनेट में उद्धव ठाकरे की, वो एकनाथ शिंदे 1-1.5 साल पहले शिवसेना तोड़ जाते हैं, बगावत कर देते हैं और शिवसेना तोड़कर बड़ी संख्या में शिवसेना के विधायकों को तोड़कर अलग दल बना लेते हैं और महाराष्ट्र में बीजेपी के गठबंधन में सरकार बना लेते हैं। हालांकि बाद में एनसीपी के जो एनसीपी का अजित पवार है वो भी इस गठबंधन का हिस्सा बन जाते हैं और वहाँ डिप्टी मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालते हैं। क्योंकि एकनाथ शिंदे वहाँ मुख्यमंत्री होते हैं शिवसेना की बहुत सारे विधायकों को तोड़कर, और अजित पवार वहाँ डिप्टी मुख्यमंत्री होते हैं। दूसरे जो बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री रहे देवेंद्र फडणवीस, वो भी वहाँ डिप्टी मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अब जब चुनाव का समय है, चूंकि एकनाथ शिंदे जब चुनाव से पहले तो क्योंकि एकनाथ शिंदे दावा करते हैं चुनाव आयोग में कि हमारे पास ज़्यादा विधायक हैं तो इसलिए जो शिवसेना का सिंबल है धनुष-बाण वो शिवसेना को मिलना चाहिए। और हालांकि शिवसेना फ्रीज कर देता है। और चूंकि सत्ता का मामला है तो सत्ता की अगर हम बात करें तो सत्ता जुड़ा हुआ एकनाथ शिंदे को भारत सरकार का अमित शाह और मोदी जी का सहारा था, इसलिए उद्धव ठाकरे से शिवसेना पार्टी का सिंबल भी छीन लिया जाता है और शिवसेना पार्टी भी छीन ली जाती है। यही स्थिति चूंकि अजित पवार भी बड़ी संख्या में जो एनसीपी के विधायकों तोड़ के लाते हैं और वो भी चुनाव आयोग में दावा करते हैं, तो चूंकि एनसीपी की पार्टी की दावेदारी उनके पास चली जाती है, उनका भी चुनाव चिन्ह जो सिंबल होता है घड़ी का निशान वो भी फ्रीज होता है और उसे भी जो पार्टी है एनसीपी, वो एनसीपी का दर्जा अजित पवार को मिल जाता है और वो सिंबल जो घड़ी का निशान वो भी मिल जाता है। आज सवाल इस बात का है, हालांकि वहाँ जो बड़े चेहरे हैं महाराष्ट्र में, अगर हम एनसीपी की बात करें तो बड़ा चेहरा वहाँ वहाँ शरद पवार है और शरद पवार के नाम पे वहाँ वोट मिलते हैं, क्योंकि वो पुराने नेता हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे और देश में कई बार वो केंद्रीय मंत्री भी रहे, बड़ा चेहरा है, देश के बड़े पॉलिटिकल हैं। जब हम शिवसेना की बात करते हैं, ये अलग बात है कि शिवसेना को तोड़ दिया गया, उसका सिंबल एकनाथ शिंदे को दे दिया गया। लेकिन जब अगर हम उद्धव ठाकरे की बात करें, शिवसेना की बात करें, तो चूंकि शिवसेना का जो कार्यकर्ता है उनके लिए बड़ा चेहरा वहाँ उद्धव ठाकरे हैं। अगर उद्धव ठाकरे नहीं होते तो जो शिव सैनिक हैं वो दूसरों को वोट नहीं देते। लेकिन इस बार हालात बदले हुए हैं, इस बार मजबूरी थी, लगातार प्रयास शरद पवार भी करते रहे और उद्धव ठाकरे भी करते रहे, लेकिन वो चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग ने नहीं दिया। शरद पवार को एक नया चिन्ह दिया कि तुराब जाता है आदमी है, वो चुनाव चिन्ह शरद पवार को दिया गया और मशाल मतलब दीपक का निशान यहाँ शिवसेना के जो अध्यक्ष रहे उद्धव ठाकरे को मिलता है। तो अब चूंकि मसला ये है कि इस बार जब चुनाव की बात चल रही है लोकसभा चुनाव की, तो वहाँ ये देखा गया कि जब भीड़ की बात होती है, क्योंकि इंडिया अलायंस में उद्धव ठाकरे, शरद पवार और राहुल गांधी, मतलब जो कांग्रेस है, ये ये इंडिया अलायंस के साथी हैं, गठबंधन में चुनाव हो रहा है। जब वहाँ रैलियों की बात होती है तो उद्धव ठाकरे की रैली रिकॉर्ड तोड़ होती है और जब एकनाथ शिंदे रैली करते हैं तो वहाँ इतनी भीड़ भाड़ नहीं होती है। और जब जनता में वोट मांगने जाते हैं तो एकनाथ शिंदे के दल के लोग हैं उन्हें शिव सैनिक बहुत अलग अलग संज्ञा देते हैं, कोई धोखेबाज कहता है, कोई कुछ कहता है। लेकिन ये माना जाए कि आज यहाँ 13 लोकसभा सीटों का चुनाव है। आज यहाँ लास्ट चुनाव है 5वें चरण में, क्योंकि वहाँ पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे, चौथे, आज 5वें चरण का चुनाव है। 48 लोकसभा सीटों वाला ये स्टेट है। अगर 2019 की हम बात करें तो 2019 में यहाँ भाजपा और उद्धव ठाकरे के जब गठबंधन में चुनाव होता है तो यहाँ 48 सीट में से 41 सीट गठबंधन ले जाता है, जो बीजेपी शिवसेना गठबंधन है, क्योंकि 18 सीटें शिवसेना उद्धव ठाकरे के पास रहती हैं और 23 सीटें बीजेपी ले जाती हैं। लेकिन इस बार हालात बदले हुए हैं। ये माना जा रहा है, बहुत सारे, अगर मैं राजनीतिक पंडितों की बात मानूं या बहुत सारे वरिष्ठ रिपोर्टर की बात मानूं, तो इस बार महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बहुत बड़ा खतरा ये गठबंधन है,
क्योंकि जो वहाँ मूल वोट है, जो शिवसेना का वोटर है, उसके लिए चेहरा सिर्फ उद्धव ठाकरे हैं। एनसीपी का जो बड़े चेहरा है, उनके लिए चेहरा सिर्फ शरद पवार है। और जिस तरह 10 साल में इस समय राहुल गांधी एक बड़े पॉलिटिशियन के रूप में, मंझे हुए खिलाड़ी के रूप में निकल कर आए हैं, और जिस तरह वो रैली कर रहे हैं, रैली में लगातार भाषण दे रहे हैं, उनको लेकर लोग अलग तरह की चर्चा करते हैं। तो ये माना जा रहा है, क्योंकि वहाँ जो राजनीतिक पंडित है, उनका कहना है कि जब 2019 में बीजेपी वहाँ 23 सीट ले जाती है, लेकिन इस बार 12 से 13 अगर सीट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि वहाँ लोगों में गुस्सा है, और जो गुस्से का वोट बैंक है, दूसरा एंटी इनकम्बेंसी है, उसका नुकसान कहीं ना कहीं बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। और अगर मैं बात करूं उड़ीसा की, तो चूंकि उड़ीसा की स्थिति ऐसी है, उड़ीसा में लगातार बहुत लंबे समय से वहां बीजू जनता दल का कब्जा है। और बीजू जनता दल चूंकि वहां की एक ऐसी लार्जेस्ट पार्टी है जिसके लगातार स्टेट में गवर्नमेंट होती है, और जब लोकसभा का चुनाव होता है तो सबसे बड़े दल के रूप में वहां बीजू जनता दल ही होता है। लेकिन इस बार की कहानी एकदम बदली हुई है। अ, उड़ीसा के प्रभारी, भाजपा की अगर मैं बात करूं तो भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद विजयपाल तोमर इस समय उड़ीसा के प्रभारी हैं। मैं अगर बकुल विजयपाल तोमर की बात करूं तो उन्होंने बताया कि उड़ीसा में 18 लोकसभा सीटें हैं, और चूंकि वहाँ विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ हो रहे हैं, वहाँ 21 लोकसभा सीटें हैं और 147 वहाँ विधानसभा की सीटें हैं। अगर 2019 के दोनों रिजल्ट की बात करूँ लोकसभा की, तो 2019 में वहाँ बीजेपी को लोकसभा की 8 सीटें मिलती हैं, जबकि जो बीजू जनता दल है, नवीन पटनायक, उन्हें 12 सीटें मिलती हैं, और यूपीए मतलब कांग्रेस को वहाँ 1 सीट मिलती है। और विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी वहाँ बीजू जनता दल थी। वहाँ विधानसभा में बीजू जनता दल को वहाँ 113 इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बनाने का अवसर मिलता है, 113 विधानसभा सीटें मिलती हैं। वहीं बीजेपी को मात्र 23 सीट मिलती है, और जो यूपीए कांग्रेस होती है उन्हें वहाँ 9 सीट मिलती है, और 2 सीट अन्य के खाते में चली जाती हैं, क्योंकि 147 विधानसभाओं का ये स्टेट है। विजयपाल सिंह तोमर का कहना है कि इस बार उड़ीसा के हालात बदले हुए हैं। एक बार बीजू जनता दल और कांग्रेस और बीजेपी में समझौता होने की बात हुई, लेकिन बीजेपी ने समझौता नहीं किया। बीजेपी को लगता था कि अगर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे तो जो वहाँ एंटी इनकम्बेंसी है बीजू जनता दल की, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की हो जा सकती है। एक बड़ा जो सिंपैथी वोट है वो कांग्रेस तरफ जा सकता है, इसलिए वहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी इस समय बहुत मजबूती की स्थिति में है। बीजू जनता दल का अपना कैडर वोट है, वो अपने कैडर में हमेशा चुनाव लड़ते हैं। और जहाँ तक बीजेपी का बात है, तो बीजेपी ने वहाँ इस बार अपना बड़ा संगठन तैयार किया है, और संगठन ढांचे के रूप में इस बार जो वहाँ काम किया गया, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितना फोकस उड़ीसा पे किया, अब जब हम धर्मेंद्र प्रधान जैसे दिग्गज केंद्रीय मंत्री की बात करते हैं, संबित पात्रा जो बीजेपी के प्रवक्ता उनकी बात करते हैं, इनसे बड़े बड़े जो कद्दावर नेता, उन्होंने उड़ीसा के लिए बहुत काम किया, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए बहुत काम किया, वहाँ टूरिस्ट के लिए बहुत काम किया। चूँकि समुद्र को लेकर वहाँ जो हर साल तबाही होती है बरसात के दिनों में, इसको लेकर वहाँ बहुत सारा काम किया। तो ये माना जा रहा है कि इस बार जो त्रिकोणीय मुकाबला वहाँ बीजू जनता दल, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच मुकाबला है। और इस मुकाबले में ये राजनीतिक पंडितों का भी ये मानना है कि इस बार वहाँ बीजेडी जो बीजू जनता दल है उसका मिथक बीजेपी तोड़ सकती है, ऐसा कहना है बीजेपी के लोगों का। लेकिन लगातार अगर मैं पिछले 5 दशक की बात करूं तो वहाँ 5 दशक से बीजू जनता दल का लगातार कब्जा है, और हर बार हर चुनाव में कांग्रेस भी बहुत कई बार दावे कर चुकी कि वहाँ कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति, लेकिन जो कैडर वोट है बीजेडी का, वो वहाँ हमेशा जिस समय मतदान होता है वो अपना असर डालता है, और वह बीजू जनता दल सरकार बनाने में कामयाब हो जाता है। क्योंकि इस बार का वहाँ पिछले 3 बार से विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ हैं। तो इस बार ये माना जा रहा है कि अगर लोकसभा चुनाव में, क्योंकि बीजेपी ने दावा वहाँ 17 लोकसभा सीटों को लेकर किया है कि 17 लोकसभा सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं, जबकि बीजेडी जो नवीन पटनायक का दावा है कि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में यहाँ बीजू जनता दल एक बार फिर उभरेगी। लेकिन 17 सीट तो मिल पाना बहुत मुश्किल है। हाँ, ये माना जा रहा है कि जो त्रिकोणीय मुकाबला है कांग्रेस, बीजू जनता दल और बीजेपी में, वहाँ अभी तक जो लार्जेस्ट, जो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में दिखाई दे रही है, वो वहाँ अभी तक भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। सरकार किसकी बनेगी, क्या सरकार फंसेगी, विधानसभा की सरकार फंसेगी, या फिर एक तरफा, अगर ऐसा होता है कि बीजेडी और कांग्रेस दोनों जो है, अगर दोनों त्रिकोणीय मुकाबले में बहुमत से कम रहते हैं, तो हो सकता है कि बीजू जनता दल और बीजेपी गठबंधन में वहाँ स्टेट की सरकार बन जाए। क्योंकि कांग्रेस से समर्थन अभी कोई संभावना नहीं है, लेकिन हो सकता है
अगर बीजू जनता दल के पास में इतनी सीट आती है, समर्थन से के लिए कम सीटों का अंतर होता है और वहाँ कांग्रेस वो कोरम पूरा कर देती है, तो ये भी मानना है कि बीजू जनता दल बीजेपी के मुकाबले वो कांग्रेस से समर्थन लेना और कांग्रेस के साथ सरकार बनाना ज़्यादा मुफीद समझेगी। तो हालांकि आज वहाँ भी चुनाव है, उड़ीसा में भी चुनाव है, महाराष्ट्र में भी चुनाव है। मैं बता दूं राजनीतिक पंडितों के अनुसार कि महाराष्ट्र में इस समय बीजेपी की हालत पतली है और बीजेपी उड़ीसा में 2019 के मुकाबले गेन करेगी, वो आगे बढ़ेगी, कांग्रेस भी वहाँ आगे बढ़ेगी। तो जिस तरह कांग्रेस और बीजेपी आगे बढ़ेगी तो ऐसी जो बीजू जनता दल है वो कुछ डाउन होने की संभावना है। तो हम आपको अपडेट देंगे। हालांकि 4 जून को मतगणना है, उसमें तमाम जो रहस्य पर्दा होगा वो सब उठ जाएगा और 4 जून को क्लियर हो जाएगा कि वहाँ सरकार किसके बनने वाली है। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह त्रिकोणीय मुकाबला है तो त्रिकोणीय मुकाबले में किसी एक की सरकार बन पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर एक की सरकार बन सकती है तो बीजू जनता दल की बन सकती है। हालांकि दावे हैं तमाम दलों के अलग अलग कि वो सरकार बनाने में कामयाब होंगे। आप लगातार देखते रहिए 7 न्यूज। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। हम आपको लगातार अपडेट देंगे। नमस्कार, राजेश।